प्रयास, जल्दी चलो, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ दीदी, मैं तो बस दीदी, आपका चेहरा तो पूरा काला हो गया। हंसो नहीं, आप भी ऐसे ही लग रहे हो। इन गाड़ियों ने कितना वायु प्रदूषण फैला रखा है। गाड़ियों ने वायु प्रदूषण फैला रखा है? ये प्रदूषण क्या होता है और ये फैलता कैसे है? और ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है, वो कैसे? Before we get on with the video, hit subscribe and press the bell icon next to it to get instant notifications of our latest uploads. हाँ भैया, प्रदूषण बहुत खतरनाक है, चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण। लेकिन दीदी, ये प्रदूषण होता क्या है? जरा विस्तार से बताइए ना। प्रयास, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें आयतन के अनुसार 78% यानी 78% नाइट्रोजन, 21% यानी 21% ऑक्सीजन और शेष कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और जल वाष्प है। जब वायु में धुआं, धूल के कण और अन्य हानिकारक गैसें मिल जाती हैं, तो वायु संदूषित यानी प्रदूषित हो जाती है। यह संदूषित वायु सजीवों के लिए हानिकारक होती है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। दीदी, पर वायु प्रदूषित कैसे होती है? प्रयास, फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन लकड़ी, उपलों के जलने से निकला धुआं, ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। अच्छा, इसका मतलब कि मनुष्य वायु प्रदूषण को फैलाने का दोषी है। किसी भी प्रकार के प्रदूषण के लिए मानव ही अधिक उत्तरदायी है, परंतु ज्वालामुखी के फटने से, धूल मिट्टी के कणों से, वनों में लगी आग से उठा धुआं भी प्रदूषण फैलाता है। और ये प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। हमारे शहर में वाहनों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इनके धुएं से भी तो प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रयास, वायु को संदूषित करने वाले इन पदार्थों को वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दीदी, इनसे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाहन जैसे मोटर कार, स्कूटर, ट्रक आदि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। यह हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, जिससे सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है और उल्टी आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने सर्दियों में वायुमंडल में धुएं की कोहरे जैसी मोटी परत देखी है। इसका क्या कारण है? प्रयास, ये धूम कोहरा होता है जो धुएं और कोहरे से बनता है। यह धूम कोहरा धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से बनता है। धूम कोहरे से सांस लेने में कठिनाई होती है, इससे दमा और खांसी भी हो जाती है। दीदी, हमारे उद्योग वायु को कैसे प्रदूषित करते हैं? पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जलाने से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस
श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाती है। फिर तो दीदी ये गैसें बहुत हानिकारक है। दीदी मैंने टीवी पर ओजोन छिद्र के बारे में सुना है, वह क्या होता है? प्रयास रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और एरोसोल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ये रसायन वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट कर देता है। इसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। इन किरणों से मानव में त्वचा का कैंसर हो जाता है और आंखों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा दीदी, क्या गैसों के अतिरिक्त भी कोई वायु प्रदूषक होते हैं? वायु प्रदूषक कणों के रूप में भी होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल और पेट्रोल जलाने से कार्बन के छोटे छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं। ये कण स्वचालित वाहन, विद्युत संयंत्र, इस्पात निर्माण, खनन, सीमेंट निर्माण जैसे कई औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न होते हैं। कणीय वायु प्रदूषक अधिक समय तक वायु में उपस्थित रहते हैं, जिससे वायु की पारदर्शिता कम हो जाती है। ये सांस द्वारा शरीर में पहुंचकर कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। दीदी, क्या वायु प्रदूषण से केवल सजीव ही प्रभावित होते हैं? क्यों? तुमने आगरा में स्थित ताजमहल के बारे में नहीं सुना? हाँ दीदी, वह तो बड़ी सुंदर इमारत है। मैंने सुना है वह संसार के अद्भुत अजूबों में से एक है। तुमने ठीक सुना है। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। आगरा तथा उसके चारों ओर रबड़ प्रक्रमण, रसायन उद्योग और मथुरा तेल परिष्करणी है। इनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। यही गैसें वायुमंडल के जल वाष्प या वर्षा के जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देती है। जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण कर रही है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्पन्न काजल कणों ने ताजमहल को पीला कर दिया है। तो फिर ताजमहल जैसी इमारतों को वायु प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के उपयोग के आदेश दिए हैं। मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने का आदेश दिया है। तो दीदी, पृथ्वी के वायुमंडल के तापक्रम को बढ़ाने में भी क्या वायु प्रदूषण का ही हाथ है? हाँ, पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और शेष भाग परावर्तित हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण इन परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में ही रुक जाता है, जो पृथ्वी को गर्म रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा जल वाष्प पौधा घर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन्हें पौधघर गैसें भी कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये गैसें वातावरण में बढ़ रही हैं। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे ही विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन दीदी,
इसमें पौधों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया, तो फिर इसे पौधघर प्रभाव क्यों कहते हैं? प्रयास, तुमने पौधशाला यानी नर्सरी में देखा ही होगा, ठंडे स्थानों पर पौधशाला को कांच की दीवारों से घेरा जाता है, जिससे सूर्य की किरणें पौधघर में तो प्रवेश करती हैं, लेकिन वे इससे बाहर नहीं निकल पाती और पौधघर गर्म रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि इसे पौधघर प्रभाव कहते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसके अधिक होने से जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसे विश्व उष्णन। दीदी, क्या विश्व उष्णन के कोई और भी कारण है? हाँ प्रयास, तुम जानते ही हो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन वनों की अत्यधिक कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल अधिक गर्म हो रहा है। अब समझा। अच्छा दीदी, मुझे विश्व उष्णन से होने वाली हानियां समझाइए। विश्व उष्णन से हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आने की संभावना हो गई है और समुद्र में जल स्तर ऊंचा होने का खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण समुद्र तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। प्रयास, अभी केवल पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस की ही वृद्धि हुई है और हिमालय के गंगोत्री हिमनद पिघलने भी लग गए हैं। तो दीदी, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल और सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। दिल्ली में ऐसा करने से यहाँ की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है। जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रति व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए। पटाखों को जलाने का बहिष्कार करना चाहिए। लकड़ी व पौधों की पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में करना चाहिए। दीदी, हमारे विद्यालय में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। क्या इसका संबंध भी वायु प्रदूषण रोकने से है? हाँ प्रयास, इस अवसर पर प्रतिवर्ष जुलाई माह में लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वायु प्रदूषण में कमी करते हैं। जानते हो प्रयास, बहुत से देशों ने पौधघर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है। ओके दीदी, अब मैं समझा। अच्छा दीदी, आपने जल प्रदूषण की भी तो बात की थी, क्या वह भी इतना ही खतरनाक है? प्रयास, जब जल में वाहित मल, विषैले रासायनिक पदार्थ और मिट्टी आदि मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां जैसे तेल परिष्करण शालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र व चीनी मिलें तथा रासायनिक फैक्ट्रियां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित कर रही हैं, जिससे जल संदूषित हो रहा है। इस जल में आर्सेनिक,
लेड और फ्लोराइड जैसे रसायन होते हैं जिनसे पौधों और पशुओं में आविष्टता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे पदार्थों को नदियों में डालने से तुरंत रोक देना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो। इसे रोकने के लिए सरकार ने भी अधिनियम बनाए हैं। उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित होने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। क्या प्रदूषित जल से और भी हानियां हैं? प्रदूषित जल से मृदा की अम्लता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। फसलों में पीड़कनाशी और खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग से भूमि के अंदर उपस्थित जल यानी भूम जल भी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये रसायन जल में घुलकर भूमि में रिस जाते हैं। मैंने बहुत से तालाबों में शैवालों को अधिक संख्या में उगते देखा है। क्या इससे भी कुछ हानि होती है? हाँ प्रयास, जब नाइट्रेट और फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है तो ये रसायन वर्षा आदि के पानी में घुलकर तालाबों में पहुंच जाते हैं। ये रसायन शैवालों के फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। इनकी अधिक वृद्धि के कारण तालाब के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। दीदी, संदूषित जल के पीने से तो हमें भी हानि होती होगी। प्रयास, वाहित जल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा कृमि हो सकते हैं। ऐसे जल के पानी से हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दीदी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि हमारी गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। इसके कारणों के विषय में भी विस्तार से समझाइए। प्रयास, विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है। गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि इस नदी के किनारे पर बसे शहर जैसे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कलकत्ता और अनेक बस्तियों के व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव और अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थों को इस नदी में फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सबसे अधिक प्रदूषित फैलाव है। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। इस नदी में यहाँ के लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र त्यागते हैं। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जैसे पॉलीथीन की थैलियां भी फेंकते हैं। कानपुर में नदी का प्रवाह भी धीमा है। यहाँ पर 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म और पेंट की फैक्ट्रियां आदि हैं। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों को नदी में डालती हैं। यहाँ पर जल प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि जलीय जीव जीवित रह ही नहीं सकते। तो क्या दीदी, गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है? यह बात नहीं है। सन 1985 में इस नदी को बचाने के लिए हमारी सरकार ने गंगा कार्य परियोजना आरंभ की थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने पहले से ही इस नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। इसीलिए
इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। नदियों, नहरों और भूमिगत जल का उपचार करके उसे पीने योग्य बनाया जाता है। फिर इस जल को घरों में उपयोग के लिए भेजा जाता है। घरों में जल की आपूर्ति का कार्य नगर निगम या नगर पालिका करती है। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। दीदी, कुछ दिन पूर्व मैंने जो पानी पिया था वह देखने में तो स्वच्छ था और उसमें कोई गंध भी नहीं आ रही थी, फिर भी मैं बीमार हो गया। ऐसा क्यों हुआ दीदी? प्रयास, जो जल देखने में स्वच्छ लगता है उसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव या घुले हुए हानिकारक रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं। पीने से पहले जल का शुद्ध किया जाना बहुत आवश्यक है। तो दीदी, जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? जल को सबसे पहले छाना जाता है, यानी फिल्टर किया जाता है। चलो एक क्रिया करके देखते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच से 2 भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग पे रखिए। इसके भीतर कागज के नैपकिन या पतले कपड़े की परत बना लेते हैं। अब इसके ऊपर रुई, रेत और फिर बजरी की परतें बिछाते हैं। अब फिल्टर पर गंदा पानी डालिए। अब इस छने हुए जल को देखो। दीदी, छना हुआ जल तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्या यह जल पीने योग्य भी हो गया है? नहीं प्रयास, इसमें न दिखाई देने वाली अशुद्धियां अभी भी हो सकती हैं। जल को उबालकर उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जा सकता है। तो दीदी, क्या नगर निगम द्वारा भेजे गए पानी को भी उबाला जाता है? पर इतने अधिक पानी को कैसे उबाला जाता होगा? नहीं प्रयास, जल उपचार संयंत्र पर जल को उबाल कर नहीं, बल्कि उसे सामान्य रासायनिक विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस विधि को क्लोरीनीकरण कहते हैं। इसके लिए जल में क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इससे जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। दीदी, तो क्या हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर हमें जल की बचत करनी चाहिए। इसके लिए इसका कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण यानी 3R का प्रयोग करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यह कैसे संभव है दीदी? भाई, धुलाई और अन्य कार्य में उपयोग हो चुके जल का पुनः उपयोग टॉयलेट के लिए किया जा सकता है, घर की साफ सफाई के लिए किया जा सकता है, गाड़ी धोने के लिए किया जा सकता है और सब्जियों को धोने में उपयोग के पश्चात जल का उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। प्रदूषित जल को सीधे नदियों और झीलों में डालने से पहले उसे उपचारित कर लेना चाहिए। वाकई दीदी, प्रदूषण बहुत खतरनाक दानव है और इसे फैलने से रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू दीदी। वेलकम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और